इंस्टाग्राम पे फर्स्ट 100 के कैसे कर सकते हैं उसको पूरा? वो है रिसर्च और एनालिटिक्स। हम रिसर्च, हमें लगता है हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, गलत फहमी में हो। जो क्रिएटर है अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करता है? 1-2 हफ्ता ट्राई करना और उसके बाद बोलना हमसे नहीं हो रहा है, हमारे साथ ही दुश्मनी है एल्गोरिदम की, हमें रीच नहीं दिलाता। अगर ज्ञान देते बैठे रहोगे तो इंस्टाग्राम पे कोई ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा है, वहाँ सभी ज्ञानी है। अभी आपको कैसा लगता है आपके इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख से ऊपर फॉलोअर है? स्ट्रेस। मेरे रोज 300-350 लोग छोड़ के जाते हैं, 200-250 लोग फॉलो करते हैं। अभी आप कितना अर्न कर रहे हो? हाय आकृति, कैसे हो आप? बढ़िया, थैंक यू फॉर आस्किंग। ओके, तो मुझे ना आप ये बताओ, थोड़ा सा अपने बारे में बताओ और देन कंटेंट क्रिएशन की जर्नी कैसे स्टार्ट हुआ था वो भी आप थोड़ा बताओ। तो कंटेंट क्रिएशन करना है ऐसा कभी सोचा नहीं था, ठीक है। जॉब कर रही थी खुशी खुशी, जीवन में कभी नहीं सोचा था मैंने कि मैं बिज़नेस में आऊँगी और कुछ भी अपना करूँगी। अच्छा खासा जॉब चल रहा था लाइफ में, डिजिटल मार्केटिंग में थी, एजेंसीज़ में, ब्रांड में, सब जगह काम किया। फिर आ गया कोविड में इंसान बहुत खाली बैठा था। देखो, मन तो सबको रहता है, ठीक है, कि हम भी इन्फ्लुएंसर बने, बट वो दम नहीं होती, जो मुझ में भी नहीं थी। तो जब घर पे बैठी रही, खाली काम करती थी तब भी, बट फिर भी बहुत टाइम बच जाता था। तो मैंने सोचा यार खाना बनाना बड़ा पसंद है, खाना भी बहुत पसंद है और खिलाना भी बहुत पसंद है, तो चलो चालू करते हैं कंटेंट क्रिएशन। तब मैंने अपना फूड चैनल चालू किया। वो फूड चैनल चला, मतलब उसमें फर्स्ट 1000 पहुंचने में मुझे कम से कम 1 साल लग गया था, क्योंकि वो कंसिस्टेंसी का प्रॉब्लम था, क्योंकि आप सुबह से काम कर रहे हो एंड मेरा छोटा सा बच्चा था, मतलब 1-2 साल का बच्चा था, उसके साथ में रहते हुए आप कैसे ये सब चीज़ें करो, तो वो कंसिस्टेंट नहीं थी मैं। तो फिर जब वो सब करते करते बहुत सारे लोगों से पूछ के कि क्या चल रहा है, क्या करना चाहिए, लोगों से 1-on-1 लिया। हम खुद डिजिटल मार्केटिंग में थे, ठीक है, आई लेफ्ट माई जॉब इन लाइक एट डायरेक्टर लेवल, बट हम हमेशा परफॉर्मेंस मार्केटिंग करते थे एंड ये ऑर्गेनिक मार्केटिंग, कंटेंट क्रिएशन ग्रो करना कैसे करना है वो सब पता नहीं था। तो मैंने बहुत सारे लोगों से 1-on-1 लिया, तब समझ में आया यार लोग कुछ तो छुपा रहे हैं, लोग बता नहीं रहे, पता नहीं क्या छुपा रहे हैं, कोई कुछ बता ही नहीं रहा कि चलता क्या है। तब मैंने बोला यार अब भाड़ में जाए, करना तो है तो डिजिटल मार्केटिंग ही करेंगे। फूड चैनल मैंने बंद किया, उसमें मैं पहला मेरा जो वीडियो वायरल गया था दैट वाज ऑन होम ऑर्गेनाइजेशन। फूड चैनल पे मैंने होम ऑर्गेनाइजेशन भी ऐड कर दिया था, वो पहला वायरल गया था। बट फिर उसके बाद मैंने चेंज कर दिया, स्विच टू डिजिटल मार्केटिंग, एंड वो ही क्योंकि मेरा फोटे था, क्योंकि 11 साल मैंने वही किया था। तो उससे फ़ायदा ये हुआ कि जैसे ही मैंने लॉन्च किया, इन लाइक 1.5 मंथ्स आई वेंट वायरल, पहला वीडियो वायरल गया। क्योंकि आपको पता रहता है कि आपको करना क्या है, बस वो ना आप जब खुद करते हो ना, आप कंसिस्टेंट नहीं रहते आप, क्योंकि खाना बनाने में बहुत मेहनत लगती है। हम लोगों का फूड चैनल देखते हैं, हमको लगता है अरे यार क्या, मतलब हमको रात में बहुत क्रेविंग होती है वो देखने की ना, बट कोई भी फॉलो नहीं करता। क्यों नहीं करता? क्योंकि इतनी मेहनत नहीं हो पाती लोगों से, बट बहुत मेहनत है फूड चैनल वालों को, तो आई सैल्यूट कि वो इतना अच्छा खाना बनाते हैं। तो आई स्टार्टेड माई जर्नी इन सेप्टेम्बर एंड अक्टूबर 21 को मेरा पहला वीडियो वायरल गया था। एंड उसके बाद जहाँ मैं 2023 में मैं 1000 फॉलोअर्स सेलिब्रेट कर रही थी, इन 2024 आई सेलिब्रेटेड माई फर्स्ट 100K इन लाइक न्यू ईयर। तो वैसा था, मतलब मोटिवेशन कहाँ से आया वो पता नहीं चला, बट इट्स लाइक कि करने का इच्छा था एंड टाइम मिल गया एंड इट जस्ट स्टार्टेड। बट अब करते करते चीज़ें समझ में आ रही हैं कि करना क्या है, जो पहले कुछ समझ में था नहीं। तो एज ए मदर कैसे चीज़ों को आप मैनेज करते हो? बहुत हेक्टिक है, ठीक है। कभी कभार ऐसा लगता है, मतलब जब 30th आता है ना, तो ऐसा लगता है कि यार पहले वाला ही लाइफ अच्छा था, कम से कम सैलरी आती तो थी। अब ऐसा है कि बच्चा भी, क्योंकि खाना मुझे ही अपने हाथ का अच्छा लगता है खाना, और मेरे पास अच्छा सपोर्ट है, मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है, मेरे पास जो बेबी सिटर हैं वो बहुत अच्छी हैं, उनके कारण मेरा फूड चैनल चलता था, क्योंकि वो पूरा मैनेज करते थे, मैं सिर्फ शूट करती थी, पूरा रेडी करके रखते थे, मैं सिर्फ शूट करती थी। अभी उनका इतना सपोर्ट है कि वो आ जाते हैं, पूरा घर का सब मैनेज कर लेते हैं। तो और फिर बच्चे का हमने स्कूल पास में रखा है तो वो मैनेज हो जाता है। एंड साइड बाय साइड सबसे बेस्ट ये है कि आप घर से काम कर रहे हो तो इट इज़ योर ओनरशिप। आप
प्रॉब्लम बस ये आती है कि मुझे बहुत बार रात के 2:30-3 बज जाते हैं काम करते करते, तो आई आस्क माई सन टू स्लीप बिसाइड मी ओनली कि मैं काम कर रही हूँ तो यहाँ पर सो जा। एंड होता है, मैनेज करना पड़ता है, बिकॉज आपको कुछ करना है तो आपको ऑब्वियसली टाइम निकालना पड़ेगा। इट्स लाइक आप खाना तो खाना ही है ना आपको जीने के लिए, तो वैसे ही ये काम है। इफ़ यू वांट टू ग्रो इन दिस फील्ड तो आपको करना तो पड़ेगा ही, टाइम तो निकालना ही पड़ेगा। बिल्कुल, वो तो है। आप मुझे ये बताओ, जैसे कंटेंट जो वायरल होता है उसके पीछे का क्या स्ट्रेटजी होता है? बहुत सारी स्ट्रैटेजीज़ होती हैं, एक चीज़ नहीं होती, बट जो 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा काम करती हैं वो होता है, पहली तो जो कंसिस्टेंसी बोली जाती है, वो आप किसी भी फील्ड में कंसिस्टेंट रहोगे तो आपको रिजल्ट मिलेंगे, ठीक है। अब चाहे आप फिटनेस में जाओ, चाहे आप पढ़ाई में जाओ, या इवन आप इंस्टाग्राम पे आ जाओ या यूट्यूब पे आ जाओ, कंसिस्टेंसी मतलब लगन से काम करोगे तो ही आपको रिजल्ट मिलेंगे। दूसरी चीज़ होती है आप कितनी जल्दी ये क्रैक कर लेते हो कि आपके लिए क्या चल रहा है, ठीक है। हमारा प्रॉब्लम ये होता है, हम दूसरों को देख के इतने ज़्यादा ओवरवेम हो जाते हैं, हमको लगता है यार इसका ये चल रहा है, हमारे लिए भी, हम भी ये कर सकते हैं तो हमारे लिए भी चल जाएगा। बट वो बंदे ने उसको क्रैक किया है, अपना स्टाइल क्रैक किया है, उसने समझा है उसके पीछे की क्या स्ट्रैटेजी है, क्या लॉजिक है, क्यों वो चीज़ चल रही है। ऐसा नहीं होता कि कोई पर्टिकुलर सेटिंग है, कोई बटन है, आपने दबा दिया और आप वायरल हो जाओगे। ये 2 चीज़ें मेरे हिसाब से बहुत काम करती हैं। यू हैव टू बी कंसिस्टेंट एंड यू हैव टू क्रैक व्हाट इज़ वर्किंग फॉर यू। तो उसी लिए हम कहते हैं आप जितना ज़्यादा स्टार्टिंग में कंटेंट डालेंगे उतने जल्दी हाई चांसेस रहेंगे आप पहचान जाओगे कि आपके लिए क्या काम कर रहा है। जब आप पहचान जाओगे कि आपके लिए क्या काम कर रहा है, तब आप उसको डिलीवर कर पाओगे, उसको और डबल डाउन कर पाओगे, और डबल करोगे तो जल्दी ग्रो करोगे। दैट्स व्हाट वर्क्स। आप मुझे ये बताओ, इंस्टाग्राम पे फर्स्ट 100 के कैसे मतलब कर सकते हैं उसको पूरा, कैसे कंटेंट प्लान किया जाए ताकि हम 100 के तक रीच कर सके? 2 चीज़ें बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है और सबसे ज़्यादा फॉर ग्रांटेड ली जाती हैं, वो है रिसर्च और एनालिटिक्स, ठीक है। हम रिसर्च, हमें लगता है हम स्क्रॉल कर रहे हैं तो हम रिसर्च कर रहे हैं, नहीं, गलतफहमी में हो। रिसर्च वो होती है जब आप लिस्ट डाउन करते हो कि आपके नीश में चल क्या रहा है। जब आप वो लिस्ट डाउन करते हो, उसको एनालाइज करते हो कि मेरे लिए क्या चलेगा, मैं क्या कर सकता हूँ, मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। वो होती है रिसर्च, प्रॉपर रिसर्च कि क्या वर्ड्स ट्रेंडिंग जा रहे हैं, क्या कीवर्ड्स ट्रेंडिंग जा रहे हैं, क्या टॉपिक्स ट्रेंडिंग जा रहे हैं। आपके नीश में, आपका नीश पहचानना ही सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। लोग नीश ही नहीं पहचान पाते, नीश में इतना कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैं ट्रैवल करूँ, मेरे को ट्रैवल भी करना है, मुझे फूड भी पसंद है और मुझे डिजिटल मार्केटिंग भी पसंद है क्योंकि डिजिटल मार्केटिंग से मैं पैसे कमा लूँगी। वैसा नहीं होता, आप हर चीज़ से पैसे कमा सकते हो, बट आपको एक चीज़ डिसाइड करने की ज़रूरत है। तो अगर आपको फर्स्ट 100 के जल्दी पहुंचना है तो आप रिसर्च अच्छी करो। आप रिसर्च कर लिए, उसके बाद आप ड्रिल डाउन करो कि 2-3 चीज़ें आप क्या फिक्स करना चाहते हो जिसमें आपको लगता है आप बेस्ट हो। ऐसे बेस्ट होना चाहिए कि अगर नींद में भी किसी ने कोई क्वेश्चन पूछ लिया ना तो आपने आंसर करना आना चाहिए, क्योंकि जब इंगेजमेंट होगी ना, आपके कमेंट्स आएंगे और आप उस पर रिप्लाई नहीं करोगे तो आपकी रीच फिर नीचे गिर जाएगी। तो इसीलिए ऐसी चीज़ पे काम करो जो आपको बहुत पसंद है, चाहे वो बकवास कर नहीं हो, ठीक है। आपको सिर्फ मज़े लेना, मजाक करना पसंद हो, उसी पे कंटेंट बना लो। जब आप मज़े से कंटेंट बनाते हो ना, अपने ओरिजिनल स्टाइल में कंटेंट बनाते हो, तो लोग भी रिलेट करते हैं, और जब लोग रिलेट करते हैं तो फिर आपका ग्रोथ फास्ट होता है। क्योंकि देखो, इंस्टाग्राम को रीच बढ़ाने के लिए एक अपना स्वीट टाइम लेता है, वो अराउंड 15 to 20 डेज वो लेता है। उसके बाद आपको दिखेगा कि आपकी रीच बढ़ती जा रही है। नाउ यू हैव टू स्टार्ट पुशिंग क्वालिटी कंटेंट। वो क्वालिटी कंटेंट ही आपको इंगेजमेंट लाएगा, उस इंगेजमेंट से आपको ग्रोथ आएगा, मतलब फॉलोअर्स आएगा। ये चीज़ें तो बिल्कुल होता है। जैसे मेरे भी बहुत सारे दोस्त हैं, वो कंटेंट क्रिएट करते हैं, लेकिन वो बोलते हैं कि भाई मेरे को एल्गोरिथम ही समझ नहीं आ रहा है इंस्टाग्राम का, इंस्टाग्राम अपना एल्गोरिथम चेंज कर दे रहा है। तो उनको ये लगता है कि उनके साथ ही स्कैम हो रहा है और उनको इंस्टाग्राम ही बढ़ा नहीं रहा है। तो ऐसा कुछ होता है क्या? नहीं, देखो क्या है ना, एल्गोरिदम, मैं ऐसा हमेशा कहती हूँ कि मेरे हिसाब से इंस्टाग्राम इज़ द मोस्ट इनसिक्योर प्लेटफॉर्म, ठीक है। उसको चाहिए लोग कहीं ना जाएं, उसको छोड़ के कहीं ना जाएं, बस उसी पे बैठे रहें। इसीलिए जो यूट्यूब में चलता है इंस्टाग्राम ने अपने में ले आया है, टिकटॉक में जो चलता है वो भी इंस्टाग्राम पे आ रहा है, हाँ, स्नैपचैट पे जो चलता है वो भी इंस्टाग्राम पे आ रहा है। तो इंस्टाग्राम पे आप हर जगह के फीचर्स देखोगे, ठीक है। एल्गोरिदम क्या है? एल्गोरिदम सिर्फ एक चीज़ है, आप, इट्स अ सोशल नेटवर्क, ठीक है। आपका नेटवर्क बनाने के लिए वो काम कर रहा है, मतलब आपको जो पसंद है आपके जैसे लोगों से आपको मिलाना, वो बेसिकली उसका काम है। अगर आप ऐसा कंटेंट बनाते हो जो आपके लोगों को पसंद आता है और वो लोग अगर आपको मिल गए
तो आप जल्दी ग्रो करने लगते हो। प्रॉब्लम क्या होता है, हम ट्रैवल भी कंटेंट बनाते हैं, हम फूड भी बनाते हैं, हमारे इतने अलग अलग टाइप की ऑडियंस को हम टारगेट कर रहे हैं क्योंकि हमको मास टारगेट करना है। अरे आप खाना बहुत सारे लोग को पसंद होता है, अगर आप 10 लाख को भी पहुंच गए तो भी आपकी ग्रोथ हो गई, ठीक है। तो इसीलिए मेरे हिसाब से आप जितना छोटा नीश लेके चलोगे आपको उसमें भी अपनी कम्युनिटी बन जाएगी। फोकस हमें ये करना चाहिए कि हमारी ऑडियंस हमको पहचानने की बहुत ज़रूरत है। जब ऑडियंस पहचान गए तो आप एल्गोरिदम आराम से क्रैक कर लोगे। किसी एल्गोरिदम की पर्सनल दुश्मनी थोड़ी है हमसे, कोई करम थोड़ी है, हमारे करम साइकिल जो थोड़ी चल रही है। वही आप मुझे ये बताओ, हुक कितना इम्पोर्टेंट होता है? वीडियो का जो हुक होता है वो कितना इम्पोर्टेंट होता है? देखो, हुक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और वो सिर्फ एक नहीं होता। हमें लगता है कि सिर्फ पहले 3 सेकंड अगर क्रैक कर लिए तो हो गया, उसके बाद अगर लोग रुके नहीं तो आपका जो आखिरी में CTA आने वाला है जिससे आप पैसे कमाओगे वो करोगे कैसे? तो हुक हर 8 से 12 सेकंड के बीच में आपका हुक आना चाहिए दोबारा। अब जो हुक है ना वो एक ही टाइप का नहीं है, सिर्फ टेक्स्ट हो क्या वर्बल हो क्या विजुअल हुक नहीं है। जब आप एडिटिंग में भी जो चीज़ें ऐड करते हो ना, जैसे आप फिल्म बर्न इफेक्ट डाल दिया या कोई साउंड इफेक्ट डाल दिया या फिर मीम डाल दिया, कुछ भी आपने रिलेटेबल चीज़ें जब आप डालते हो ना, दैट ऑल्सो वर्क्स एज अ हुक। तो आई थिंक दे आर मल्टीपल हुक्स जिस पे आपको काम करने की ज़रूरत है, रादर देन ओनली वन हुक जो स्टार्टिंग के 3 सेकंड में हम फोकस करते हैं। लाइक अभी कोई बिगनर है, अभी उसको कुछ भी पता नहीं है, उसको इंस्टाग्राम पे अपना कंटेंट बनाना है और उसको 100 के पूरा करना है और उसको वायरल होना है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप उसको क्या लेना चाहिए? सबसे पहला स्टेप है अपनी ऑडियंस पहचानो और अपनी नीश को समझो कि आप किस चीज़ में अच्छे हो, आप किसको टारगेट करना चाहते हो और आपका लॉन्ग टर्म ऑब्जेक्टिव क्या है। मतलब आप इससे फेम चाहते हो, इससे पैसे कमाना चाहते हो, कोई प्रोडक्ट बेचना चाहते हो, कोई सर्विस बेचना चाहते हो, अल्टीमेटली आपका गोल क्या है। हमारा प्रॉब्लम क्या है पता है, हम वायरल होने का गोल लेके चलते हैं और वायरल हम कब होते हैं, जब हम मास ऑडियंस को रीच आउट करते हैं। अब मास ऑडियंस आपसे चीज़ें नहीं खरीदती, चीज़ें वो खरीदते हैं जिनके पास पैसे होते हैं। तो आपको ये सोचने की ज़रूरत है कि आपको कम्युनिटी बनानी है कि वायरल होना है। अगर ब्रांड कोलैबोरेशन चाहिए तो ऑब्वियसली फॉलोअर्स चाहिए, तो आप मास को टारगेट करो। अगर आपकी कोई पर्टिकुलर सर्विस है, सपोज आप कुछ आगे जाके आर्ट क्लासेस देने वाले हो, तो फिर आपको कम्युनिटी पे फोकस करना चाहिए, ना कि वायरल होने पे। तो अगर कोई बिगिनर है तो उसको स्टार्टिंग में तो समझना चाहिए कि भाई किस नीच में जाना है, क्या कंटेंट बनाना चाहिए, पहले ही रिसर्च करे देन कंटेंट बनाए, है ना? पहले उसको ये पहचानने की ज़रूरत है कि उसकी ऑडियंस कौन है, किसको टारगेट करना चाहता है, ठीक है। क्योंकि एक जन, अगर सपोज आर्ट ही ले लो आप, ठीक है, अगर आप आर्ट क्लासेस डालना चाहते हो, आप बोलोगे मैं तो सबको सिखा सकती हूँ, मैं बड़ों को भी सिखाऊंगी, छोटों को भी सिखाऊंगी, बच्चों को भी सिखाऊंगी, बट हर किसी का लेवल अलग होगा ना, अंडरस्टैंडिंग का भी लेवल अलग होगा ना। आप अगर एक आर्ट क्लासेस बच्चों के लिए खोलते हो तो आप बच्चों के हिसाब से सिखाओगे, 2 से ड्राइंग बनाना सिखाओगे, 8 से ड्राइंग बनाना सिखाओगे, राइट। एक बड़े को सिखा रहे हो तो उसके लिए आपकी अंडरस्टैंडिंग अलग होगी। तो बहुत इंपॉर्टेंट है सबसे पहले अपने नीश और अपनी ऑडियंस को क्रैक करना और अपनी ऑब्जेक्टिव को पहचानना। जब आप ये कर लेते हो तो आपके लिए आगे वही सेम प्रोसेस है कि कंटेंट ढूंढो, कंटेंट टॉपिक्स निकालो, वो सारे प्रोसेस सेम रहेंगे। अगर मान लो कोई स्टार्टिंग में कोई बिगिनर स्टार्ट कर रहा है तो उसको क्या AI टूल्स यूज करना चाहिए? मुझे तो सबसे पसंदीदा जो AI टूल है वो है परप्लेक्सिटी। ठीक है, चैट GPT से भी ज़्यादा अच्छा लगता है क्योंकि उसमें चैट GPT भी आ गया, उसमें क्लॉड भी आ गया, उसमें डीप सीक भी आ गया, उसमें बहुत कुछ आ गया है, ठीक है। तो परप्लेक्सिटी मुझे बहुत पहले से पसंद था, अभी ये एयरटेल ने और फ्री कर दिया तो और भी अच्छा हो गया, बट पहले से ही वो क्या है, लिंक्स देते हैं। तो आपको कहीं पर भी, जैसे बहुत सारे आप BFSI के लिए सपोज कंटेंट बना रहे हो, बैंक के लिए बना रहे हो, फाइनेंस के लिए बना रहे हो, आपको रेफरेंस लिंक्स लगेंगे, वो सारे आपको आराम से परप्लेक्सिटी से मिल जाते हैं। तो परप्लेक्सिटी इज़ वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर 3 थिंग्स। आप रिसर्च कर सकते हो, ठीक है, आप उससे कंटेंट टॉपिक्स, अपनी स्ट्रैटेजी सब क्लियर बना सकते हो। तीसरी चीज़, आप उससे स्क्रिप्ट्स लिखवा सकते हो क्योंकि उसमें इतने सारे मॉडल्स ऑलरेडी इंक्लूडेड हैं। और जब आप बेस्ट मॉडल वो आप ऑप्शन में रखते हो तो जैसे अगर आपको स्क्रिप्ट लिखना है तो वो क्लॉड उठाएगा, क्लॉड से स्क्रिप्ट लिखवाएगा क्योंकि दैट इज़ द बेस्ट टूल फॉर राइटिंग स्क्रिप्ट्स। तो आई थिंक दैट इज़ द बेस्ट टूल। अगर आपको मैनेज करना है अपना पूरा कंटेंट तो हम लोग जनरली स्टार्ट जब करते हैं तो हम गूगल शीट में करते हैं,
बट मुझे नोशन भी अब बहुत अच्छा लगने लगा है व्हेन यू आर मैनेजिंग अ टीम, क्योंकि क्या होता है ना, हर किसी को विजिबिलिटी मिल जाती है, जो कम्युनिकेशन में टाइम वेस्ट होता है ना, वो चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं। तो दूसरा टूल दैट आई सजेस्ट इज़ नोशन, वो भी बहुत अच्छा टूल है। अगर आपको शेड्यूल करना है तो मैं सजेस्ट करूँगी कि भाई मेटा के ही टूल्स को यूज़ करो, मेटा बिजनेस स्वीट को यूज़ करो रादर देन बाइंग एनी थर्ड पार्टी टूल। मैं खुद ही पर्सनली नोशन यूज़ करता हूँ, काफ़ी ज़्यादा हेल्प होता है और सारे सिस्टम वहीं पे मैंने बना रखा है कि क्या कंटेंट चाहता है। मेरी पूरी टीम है जो वहीं पे सब कुछ असाइन कर देता हूँ वर्क, और वहीं से चीज़ें मैनेज कर लेता हूँ। काफ़ी इजी हो जाता है कंटेंट को, आप अगर रेगुलर चीज़ें कर रहे हो तो। राइट एग्जैक्टली। मुझे आप ये बताओ कि लाइक 2020 के अराउंड जो कंटेंट क्रिएटर स्टार्टिंग में कंटेंट बना रहे थे, तो अभी जो क्रिएट कर रहे हैं तो उसमें क्या डिफरेंस है? ऐसा तो नहीं है कि जो पहले बना रहे थे वो बहुत अच्छा चल रहा है और अभी अगर कोई स्टार्ट कर रहा है उसका कंटेंट नहीं चलेगा? क्योंकि माइंड में ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन होता है कि यार अभी कंटेंट क्रिएशन बहुत लेट हो चुका हूँ, तो स्टार्ट करूँ कि नहीं करूँ? हाँ। ये जस्ट अपोजिट है। आप बताओ, एक चीज़, एक एग्जांपल देते हैं एकदम बेसिक सा, ठीक है? इंजीनियर्स और डॉक्टर्स कितने टाइम से बनते आ रहे हैं, अभी भी कंपटीशन खत्म नहीं हुआ है ना, अपग्रेड होते जा रहे हैं। वैसे ही है कंटेंट क्रिएशन भी, जहाँ पर लोगों को ये लग रहा है ना, पहले ना बहुत आसान था पता है वायरल होना, अब बहुत ज़्यादा मुश्किल हो गया पुराने लोगों के लिए वापस से वायरल होना। क्यों? क्योंकि हमारा ना, इवन जब मैंने चालू किया था, हमारा एक पैटर्न बन गया था कि हम एस्थेटिक बैकग्राउंड और उस तरीके से हम शूट करते थे, ठीक है? अब ना बहुत चीज़ें चेंज हो गई हैं, अब लोगों को रॉ चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब देखो, जितना ज़्यादा आप घर दिखाओगे, जितना ज़्यादा आप अपने रॉ मतलब तरीके से आओगे, उतना ज़्यादा चीज़ें चलती हैं। मेरा भी एक स्टाइल बन गया था, आई यूज़ टू स्पीक लाइक ऐसा, थोड़ा सा उसमें ना आवाज़ ऐसा गाने टाइप का, थोड़ा ऐसा खिंचा हुआ मेरा टोन आता था स्टार्टिंग में। अब मैं इतनी मेहनत कर रही हूँ उसको हटाने के लिए कि अब मैं ओरिजिनल तरीके से, कि मैं जैसी हूँ, जिसमें मुझे शर्म आती थी, आई एम ट्राइंग टू शेयर ऑल दोज थिंग्स ऑन माई स्टोरीज, ताकि वो जो इनसिक्योरिटी होती है ना हमारी कि यार ऐसे कैसे सामने आ जाए, वो चीज़ें चली जाएँ। तो अकॉर्डिंग टू मी चीज़ें अभी भी बहुत वास्ट है, जिसमें आपके लिए ऑप्शंस बहुत है। अभी जब एआई आ गया है, लोगों को लगता है ओहो हमारी जॉब चली जाएगी, बट इतनी सारी चीज़ें हो गई हैं सीखने के लिए, और इतने लोग हैं जो सीखना चाहते हैं जिनको पता नहीं है। एंड हर कोई कंटेंट नहीं बना सकता, हर कोई कैमरे के सामने आने की दम नहीं रखता। बहुत सारे लोग फेसलेस बनाना चाहते हैं। देखो, फेसलेस भी अच्छा है इफ़ यू आर गिविंग ट्यूटोरियल्स, बट अगर आपको पर्सनल ब्रांड बनाना है, अगर आपको चाहिए कि लोग आपको पहचाने कि अरे ये आकृति है ना, तो आपको शक्ल तो दिखानी पड़ेगी, ठीक है? तो मेरे हिसाब से कभी देर नहीं होती, जब जागो तब सवेरा है। ओके, तो मुझे आप ये बताओ कि अगर कोई कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहा है और अच्छा खासा कंटेंट बनाने लगा, तो उसका क्या क्या इनकम सोर्स है जहाँ से वो पैसे कमा सकता है? देखो, मैं ना कभी भी, जो मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं ना, उनको मैं कभी भी कोलैब्स प्रॉमिस नहीं करती, ठीक है? क्योंकि कोलैब्स जो होते हैं ना, बहुत मतलब फिक्स नहीं रहते कि इस महीने आ रहे हैं, अगले महीने कब आएंगे, कितने आएंगे, वो हमें नहीं पता, ठीक है? मैं हमेशा, जो भी मेरे पास क्लाइंट्स आते हैं, मैं उनको हमेशा आई क्रिएट फनल्स फॉर देम, कि अगर आपको प्रोडक्ट है, जैसे हमारे जो सबसे पहले क्लाइंट हैं वो एक गायनेकोलॉजिस्ट है, तो जब वो 35,000 टच किए, हमने उनका तुरंत हमने 1-on-1 ऑन कर दिया, कंसल्टेशंस ऑन कर दिया। तब मैंने देखा था डॉक्टर्स, बहुत सारे डॉक्टर्स थे जो 1-on-1 भी नहीं दे रहे थे, तो हमने उनका 1-on-1 स्टार्ट कर दिया। एंड देन बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं, इफ़ यू कैन क्रिएट अ प्रोडक्ट, इफ़ यू कैन क्रिएट अ डिजिटल प्रोडक्ट और एनी सर्विसेज जो आप ऑनलाइन दे सकते हो, तो यू हैव वास्ट ऑप्शन जिससे आप अर्न कर सकते हो। बट प्रॉब्लम ये है ना, लोगों को लगता है कि यार अभी फिनेंस अच्छा चल रहा है, तो हम फिनेंस में घुस जाएँ क्या? हाँ। अरे बट आपको पता ही नहीं है फिनेंस में आप सिखाओगे क्या, आप बेचोगे क्या, तो फिनेंस में घुस के करोगे क्या? तो ये है कि आपको, वो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला ना आपको, कि आपको ऑब्जेक्टिव क्लियर होना चाहिए कि आप इसको यूज़ कैसे करोगे, आपको इससे पैसे कमाने हैं कि आपको फेम चाहिए। जब आप वो स्टार्टिंग में ही क्रैक कर लेते हो ना, तो धीरे धीरे आपको समझ में आ जाता है कि मुझे बेचना क्या है। तो आपका जब जर्नी स्टार्ट हुआ था, तो थोड़ा सा स्ट्रगल वगैरह के बारे में बताओ कि क्या स्ट्रगल स्टार्टिंग में आपने? स्ट्रगल तो अभी भी है, स्ट्रगल पहले तो नहीं था क्योंकि तब जॉब थी तब जॉब कर रही थी, तो तब ऐसा था
कि तब अलग स्ट्रगल था कि सुबह 8 बजे से रात के 8 बजे तक के जॉब रहता था, फिर उसके बाद घर देखना, फिर रात के 10 से 12 शूट करना। तो मैंने वो तो स्ट्रगल था ही, बट मुझे ये पता चल गया था कि पहले वाला जब मैंने चैनल चालू किया था तब मुझे ये समझ में आ गया था कि एडिटिंग एक ऐसी चीज़ है जो सबसे ज़्यादा टाइम खाती है। तो मैंने डिसाइड कर लिया था कि भाई एडिटर सबसे पहले मैं एडिटिंग आउटसोर्स करूँगी। तो जब मेरा ये 8 से 8 का जॉब चल रहा था और रात के 10 से 12 जब मैं शूट करती थी, तो मैंने एडिटर सबसे पहले वो कर लिया था। अपनी सैलरी से मैंने प्रॉपर इन्वेस्टमेंट, लोग इन्वेस्टमेंट नहीं करना चाहते, ठीक है। मैंने इन्वेस्टमेंट किया था ऑन एडिटर, मैंने इन्वेस्टमेंट किया था ऑन टूल्स। मैंने ChatGPT Pro तब से लेके रखी हूँ, ऑटोमेशन टूल्स मैं तब से लेके रखी हूँ। क्यों? क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं वायरल हुई थी और मैंने मैसेजेस और कमेंट्स पे अपने आप मैनुअली रिप्लाई करना चालू किया, 3 दिन का रेस्ट्रिक्शन लगा था, उसके कारण वो रील मिलियन कभी टच ही नहीं किया, वो 957K पे रुक गया था। तो इसलिए मैंने ऑटोमेशन पे पहले से खर्चा कर दिया था, भले 1 महीना वेस्ट हुआ। मैंने प्रो ले लिया था ChatGPT का, मैंने एडिटर हायर कर लिया था, क्योंकि मुझे चीज़ें करनी थी, मुझे इस बार क्रैक करना ही था, क्योंकि मुझे जॉब छोड़नी ही थी। तो जब मैंने जब ये सब हो गया, वायरल हो गई, नवंबर में जब मैंने ये सब चीज़ें समझ में आने लगी, 1-on-1 चालू किया, तब मैं दिसंबर में मैंने अपनी एजेंसी चालू की, जिसमें मैं क्योंकि मेरे पास जो 1-on-1 पे आते थे वो लोग बोलते थे आप हमारा अकाउंट मैनेज कर लो। नहीं तो मैंने कभी सोचा नहीं था कि मैं SMM में जाऊँगी, मैं अकाउंट्स भी मैनेज करूँगी। इतने सारे लोग आए तो मैंने बोला ठीक है चालू करते हैं। December 1 से मैंने अपनी एजेंसी चालू की एंड तब से अभी तक स्ट्रगल ही स्ट्रगल है। लोग बोलते हैं कि आकृति 1.5-2 साल 3 साल तो बिज़नेस को स्टैब्लिश होने में लगते ही हैं। तो मैं वही सोचती हूँ कि यार 30 आ गया फिर से और 30 तारीख को मैं सोचती हूँ अरे यार पैसे बचते कहाँ हैं बट ठीक है, इट्स गुड कि एटलीस्ट आपका कुछ है। तो स्ट्रगल तो आई थिंक मज़ा भी है और स्ट्रगल तो रहेगा ही, बिकॉज बिजनेस जब आपका बिजनेस माइंडसेट नहीं होता और आप बिजनेस में आते हो तो यू हैव टू लर्न, यू आर वन मैन आर्मी, आपको बहुत कुछ खुद ही करना है। मैंने वेबसाइट बनाना सीखा, मैंने फनल्स बनाने सीखे, मैंने बहुत सारी चीज़ें, सेल्स से तो मैं ऐसे भागती थी। जब मैंने मार्केटिंग में MBA किया था, PGTM किया था मैंने, तो उधर पे जब सेल्स की जॉब आती थी मैं उसमें बैठती ही नहीं थी कि नहीं सेल्स नहीं कर पाऊंगी, मैं डिजिटल मार्केटिंग में जाऊंगी। और अब तो सेल्स सीख रही हूँ मैं कि नहीं मुझे सेल्स सीखना है क्योंकि उसके बिना कुछ नहीं हो पाएगा। तो आई थिंक स्ट्रगल तब तक के चलेगा जब तक के वेल एस्टैब्लिश ना हो जाए। एंड यू नो एजेंसी बिजनेस में भी बहुत कंपटीशन है, तो ठीक है, लेट्स सी। वो तो है। टीम आपके पास कितनी है और कैसे टीम को आप मैनेज करते हो? मैंने एक और चीज़ की थी, मैंने बहुत टीम फ्रीलांसर्स एंड कॉन्ट्रैक्टर्स के साथ मैं काम करती थी। तो क्या हुआ, मेरे पास कोर टीम जो है वो 5 लोगों की है, 5 से 6 लोगों की कोर टीम है जो मेरे साथ तब से हैं जब से मेरा गो डिजिटल विद आकृति है। तो वो लोगों मतलब कुछ लोग आते गए, बट 2-3 लोग तो ऐसे ही हैं जो स्टार्टिंग से मेरे साथ हैं। तो फ्रीलांसर्स के साथ मैं बहुत ज़्यादा काम करती थी, बट क्या होता है सबको सिखाना, बहुत ट्रेनिंग देनी पड़ती है। नाउ आई वर्क विद अ टीम ऑफ टूल्स। तो मैंने बहुत सारे AI टूल्स अपने हिसाब के बनाए हैं, अपने हिसाब के AI टूल्स हैं जो मुझे कंटेंट चाहिए मुझे वो निकाल के देते हैं एंड देन आई ट्वीक, क्योंकि टूल्स भी जो हैं वो ड्राफ्ट का ही काम करते हैं, एज एन इंटर्न काम करते हैं, अल्टीमेटली आपको ही काम करना पड़ता है। तो ये जो 5-6 लोगों की मेरी कोर टीम है, दे वर्क ऑन डिफरेंट थिंग्स जो भी हम लोग SMM में चीज़ें करते हैं फॉर आवर क्लाइंट्स। कोई स्क्रिप्ट राइटिंग का है, कोई रिसर्च का है, तो वो लोगों की फाइनल ओनरशिप रहती है जो ड्राइव करते हैं एंड में। मेरा काम सारा स्ट्रैटेजी एंड सेल्स का रहता है कि मैं जो ऑन बोर्ड होते हैं उनको मैं ज़्यादा से ज़्यादा स्ट्रैटेजी क्या जाएगी इनको ग्रो करने की, वो सब आई प्लान। अच्छा, टूल्स के बारे में आप बता रहे थे, तो कौन सा ऐसा टूल्स है अगर आप ऑडियंस को बताना चाहें तो? मैंने बताया ना परप्लेक्सिटी, वो तो मैं एकदम आँख बंद करके यूज़ करती हूँ फॉर मैनी थिंग्स। उसके अलावा नोशन हो गया, इसके अलावा मैंने फ्लिकर बहुत यूज़ किया है। फ्लिकर इज़ लाइक इट इज़ अ कॉम्पिटिटर टू मैनी चैट, उनने अभी मैनी टॉक्स लॉन्च किया है, तो फ्लिकर मैं स्टार्टिंग से यूज़ कर रही हूँ। मुझे वो इसलिए अच्छा लगता है क्योंकि उनकी टीम अवेलेबल है एंड वो बहुत सपोर्टिव टीम है। इवन अगर रात के 10 बजे भी कभी मुझे कोई इशू आया है या कुछ ब्रेक हुआ है, दे हैव ऑलवेज हेल्प्ड मी।
और मैनी चैट उनको रीच करने के लिए बहुत खर्चा करना पड़ता है। वहीं फ्लिकर इज़ लाइक इट्स अ गुड इंडियन कंपनी जिनने सपोर्ट किया है। तो आई थिंक 2-3 चीज़ें जो आपको हमेशा लगती हैं, इट इज़ वन टूल दैट रिसर्चेज एंड राइट्स, दूसरा टूल जो मैनेज कर सकता है, ऑर्गेनाइज कर सकता है, एंड तीसरा टूल आपका होता है जो ऑटोमेशन रहता है, बिकॉज इट इज़ लाइक योर असिस्टेंट, जब आप सो रहे हो तब वो काम कर रहा है। तो समझ लाइक दैट। या मेरे जो अभी सब्सक्राइबर वगैरह हैं बहुत सारे कॉलेज स्टूडेंट, तो अगर कॉलेज के फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर में कोई स्टूडेंट है और अपना खुद का एजेंसी बिल्ड करना चाहता है, तो वो कैसे स्टार्ट करे? एजेंसी के लिए मैं कहूँगी पहले रजिस्टर मत करो, पहले वेट करो, पहले 6-8 महीने निकालो, समझो कि आप क्या चीज़ बेचना चाहते हो, क्योंकि क्या प्रॉब्लम आती है। जैसे मैं SMM में गई, मैं पर्सनल ब्रांडिंग करवाती हूँ, ठीक है। अब मेरे पास जो लोग आते हैं उनको SEO भी चाहिए, उनको एड्स भी चलाने, उनको बहुत सारी चीज़ें करनी रहती है। अब मैं कर तो सब कर सकती हूँ क्योंकि मैंने 11 साल इसी में लगाया है, मैंने SEO में भी मेरे पास टीम है, मेरे पास एड्स के लिए भी टीम है, तो मैं कर तो सब कुछ कर सकती हूँ। बट मेरा फोटे में बनाना क्या चाहती हूँ, पहले आप ये डिसाइड करो कि आप किस चीज़ में घुसना चाहते हो। क्योंकि ना जब अपन घुसते जाते हैं और अपने पास लीड्स आती जाती है ना, तो हमको लगता है यार चलो पैसा तो आ रहा है, ये भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं। फिर ना आपके ऊपर सर दर्द बढ़ जाता है क्योंकि आपको बहुत सारी चीज़ें सीखनी पड़ती हैं, बिकॉज एवरीथिंग इज चेंजिंग कंटिन्यूसली, ठीक है। तो अगर आप कॉलेज स्टूडेंट हो या फिर आप पास कर रहे हो, यू हैव टू डिसाइड कि आप कौन सा एक पर्टिकुलर चीज़ या कौन सी सर्विस पे आप स्टार्ट करना चाहते हो, एंड उस सर्विस को एक्सपैंड करो रादर देन उसमें नई चीज़ें ऐड करने की जगह, ठीक है। मैंने बहुत सारे लोगों को सुना है और लोग कहते हैं कि व्हेन यू फाइनली डिसाइड ना कि आपको क्या करना है, यू नीश डाउन टू फ्यू थिंग्स रादर देन एक्सपैंडिंग, यू नीश डाउन। जब आप नीश डाउन कर देते हो कि हाँ चलो मेरा ये 4 चीज़ें हैं, तो आपके सारे फ्लोज उसके अराउंड बन जाते हैं एंड फिर उसको स्केल करना ईजी हो जाता है। और इसमें जो कॉमन स्ट्रगल है वो क्या फेस करने को मिलता है? कॉमन स्ट्रगल इज़ लाइक आपके पास कंपटीशन इतना ज़्यादा है एंड इतना ज़्यादा फ्रॉड है दैट पीपल डोंट ट्रस्ट यू। आप अपने आप को बेचो कैसे? आपको सबसे पहले मार्केट रिसर्च करने की ज़रूरत है कि मार्केट में चल क्या रहा है। मैं जो सर्विसेज बेच रही हूँ, सेम वही सर्विस लोग मार्केट में 4-4 लाख रुपए में बेच रहे हैं। और मेरे पास जो लोग आते हैं, माई हाइएस्ट पैकेज इज़ ऑफ लाइक अराउंड 1,25,000, ठीक है अभी फ़िलहाल। तो क्योंकि मैं बहुत जो न्यू क्रिएटर्स हैं मैं उनको केटर कर रही हूँ फ़िलहाल, तो जो मेरा हाईएस्ट पैकेज है ये इतना कम है, उस पर भी लोग मुझे बोलते हैं कि आकृति आप बहुत महंगे हो। तो आप समझो कि यू हैव टू अंडरस्टैंड कि आप अपने आप को कैसे बेचो, एंड यू हैव, देखो सब लोग फाउंडर्स को केटर कर रहे हैं, मेरा ये है कि जो क्रिएटर्स हैं उनको कौन केटर करेगा, उनको कौन ग्रो करवाएगा। बट द प्रॉब्लम इज़ कि ऑब्वियसली आपको भी अर्न करना है एंड आपको दूसरों को ग्रो भी करना है, तो दैट इज़ द फाइन लाइन जो आपको क्रैक करने की ज़रूरत है कि आपको कहाँ नो बोलना सीखना है कि ये हम नहीं कर सकते, वी ओनली डू दिस। वो तो है, स्टार्टिंग में बहुत सारे बच्चे हैं वो उनको जो मिलता है ना वो करने लगते हैं, राइट। और उनको बाद में समझ में आता है कि अच्छा कहीं कहीं पे नो बोलना भी जरूरी होता है। मैंने भी अपना जब जर्नी स्टार्ट हुआ तो स्टार्टिंग में हर चीज़ करता था, लेकिन अब थोड़ा सा स्पेसिफिक हो गया कि मुझे एग्जैक्ट पता होता है कि मुझे यही चीज़ करना है, और बाकी सब चीज़ें बस आता भी है तो मैं वो चीज़ें ज़्यादा इंटरटेन उसमें नहीं करता हूँ, राइट, तो वो थोड़ा सा करना पड़ता है। राइट। तो आप मुझे ये बताओ, अभी आप कितना अर्न कर रहे हो? मैं अभी कितना अर्न कर रही हूँ? देखो, अर्निंग इज़ फाइन, प्रॉफिट इज़ समथिंग दैट आई हैव टू वर्क ऑन। अर्निंग इज़ लाइक इट्स इन 6 figures ओनली, ठीक है, एंड इट्स बिकॉज आई केटर टू अराउंड 8 clients, 7 to 8 clients, so it's good, it's around 6 figures, it's not like 1-2 lakhs, but it's good. But the problem is the profits, क्योंकि मेरा बहुत ज़्यादा खर्चा गो डिजिटल में हो जाता है। गो डिजिटल का यूट्यूब चैनल, उसका इंस्टाग्राम चैनल, डिजिवर्सिटी का चैनल, तो जो भी है मेरा आता है एंड मेरे ही चैनल्स पे लग जाता है, तो द प्रॉब्लम इज़ दैट। आपके अकॉर्डिंग जो क्रिएटर है अभी जो स्टार्ट कर रहे हैं वो सबसे बड़ा मिस्टेक क्या करते हैं? दूसरे को देख के ओवरवेम हो जाना और सिर्फ 1-2 हफ्ता ट्राई करना और उसके बाद बोलना हमसे नहीं हो रहा है, हमारे साथ ही दुश्मनी है एल्गोरिदम की, हमें रीच नहीं दिलाता।
उसको अब देखो, हमको बहुत समझने की ज़रूरत है ये चीज़ कि एल्गोरिदम चलता कैसे है, ठीक है। कोहॉर्ट्स रहते हैं, ऑडियंस के कोहॉर्ट्स रहते हैं, ठीक है। जैसे आपने कुछ कंटेंट डाला, वो पहले एक छोटे ग्रुप ऑफ, ऐसे समझो एक छोटे ग्रुप ऑफ ऑडियंस को दिखाया गया, ठीक है। उसको देखा गया कि ये ग्रुप कितना एंगेज कर रहा है, नहीं ये एंगेज नहीं कर रहा, मतलब दिस इज़ नॉट द राइट ऑडियंस। फिर दूसरे कैसे वो डिसाइड करता है कि कौन सी राइट ऑडियंस है, आपके कीवर्ड्स, आपने क्या चीज़ें कंटेंट बनाया है, वो सारी चीज़ें की बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मिक्स होके फिर पता चलता है ओके इस ऑडियंस को दिखाते हैं। अब वो ऑडियंस ने एंगेज नहीं किया, फिर दूसरी ऑडियंस को दिखाया जाएगा। आप देखोगे बहुत सारे आपके वीडियोज़ ना जो पुराने होते हैं 2-3 महीने वाले, वो अभी हिट हो रहे होते हैं। क्यों? क्योंकि वो टेस्टिंग अभी भी बैकएंड पे चल रही है कि किसी और ऑडियंस के ग्रुप को दिखाया। अब जब पता चलता है कि अरे ये ऑडियंस सबसे ज़्यादा एंगेज कर रहा है, फिर उस जैसी ऑडियंस को और दिखाया जाता है। तो एल्गोरिदम पूरा इस प्रोसेस पे चलता है, इस आइडिया पे चलता है, ठीक है, कि आपके कंटेंट से कौन एंगेज करता है। तो पहले अपना ऑडियंस को अगर आप पहचान जाते हो, तो आप अगर उसके हिसाब का कंटेंट बनाओगे तभी तो वायरल जाओगे, तभी तो लोगों को पसंद आएगा। अगर ज्ञान देते बैठे रहोगे तो इंस्टाग्राम पे कोई ज्ञान सुनने के लिए नहीं बैठा है, वहाँ सभी ज्ञानी है। हाँ, वो तो है। क्रिएटिविटी के साथ खेलना पड़ेगा। स्टार्टिंग में अगर कोई स्टार्ट कर रहा है तो जितना हो सके क्रिएटिविटी प्लस वैल्यू जितना ज़्यादा प्रोवाइड करेंगे उतना ज़्यादा कंटेंट चलेगा। मुझे तो लगता है कभी कभार नाचना भी ज़रूरी है। इंस्टाग्राम पे हाँ वो भी चलता है बहुत ज़्यादा। मैं भी ट्राई करूँगी अब। हाँ जी। ओके, अभी क्रिएटर बहुत सारे अपॉर्चुनिटी क्या मिस कर रहे हैं? हम लोग वायरल होने के पीछे और ब्रांड कोलैप्स के पीछे इतने भागते हैं कि हम ये नहीं सोचते कि हम इससे अर्न कैसे कर सकते हैं, हम इसमें क्या बना सकते हैं। सबको सिर्फ एक ही चीज़ समझ में आती है आजकल, ई बुक बनाओ और उसको बेचने लगो। ई बुक बना के उसको बेचने के लिए भी एड्स चलाने पड़ते हैं। तो ई बुक इज़ द लोएस्ट हैंगिंग फ्रूट, उससे आपको ज़्यादा फ़ायदा होगा नहीं, ठीक है। तो आपको ऐसा कुछ करना चाहिए, जैसे आपको सोचना चाहिए कि अगर मैं पब्लिक स्पीकिंग में हूँ तो फिर आपको रीच आउट करना चालू करना चाहिए कॉलेजेस को या फिर ब्रांड्स को, जहाँ पर ये सारे इवेंट्स होते रहते हैं, या इवेंट मैनेजमेंट टीम कंपनीज़ को, ताकि आपको अपॉर्चुनिटी मिले, स्टेज प्रेजेंस मिले। तो आपको ना सिर्फ एक ही डायरेक्शन जो चलते आ रहा है, जो हर कोई बता रहा है, उसकी जगह मैं क्या कहूँगी, चैट जीपीटी कर लो कि भैया मेरा ये फोटे है, मेरा ये नीश है, मुझे 10 रास्ते बता दो कि मैं इससे कैसे कमा सकता हूँ। वो आपको बता देगा अगर आपको नहीं आ रहा तो। वो तो है। अभी आपको कैसा लगता है आपके इंस्टाग्राम पे 2.5 लाख से ऊपर फॉलोअर है? स्ट्रेस स्ट्रेस लगता क्योंकि वो 2.5 लाख ऐसे हैं, 2.5 लाख ऐसा होता है कि 250 मतलब पहुंचते हैं फिर गिरते हैं। मतलब आप मानो या ना मानो, बट मेरे रोज़ मतलब अराउंड 300 350 लोग छोड़ के जाते हैं, 200-250 लोग फॉलो करते हैं। किसी दिन ऐसा होता है अचानक से 450 लोग अगर फॉलो कर लेंगे तो उस दिन 380 छोड़ के चले जाएंगे। तो मैंने एक दिन मेटा वालों से पूछा, यार ये क्या है, तुम लोग का क्या सिस्टम क्या है, ये मेरे जितने अच्छे, जितने स्टैग्नेंट, मतलब जितने स्टेबिलिटी से मेरे फॉलोअर्स बढ़ नहीं रहे उतने गिर रहे हैं, तुम्हारा कुछ है क्या बता दो। बोले नहीं वो इनएक्टिव फॉलोअर्स होंगे। तो मैंने तो कभी बॉट खरीदा नहीं, मैंने एड्स चलाए नहीं, तो ये इनएक्टिव फॉलोअर्स बनते कैसे हैं पता नहीं, इतने कैसे कि हर दिन 400 छोड़ के जा रहे हैं, 300 छोड़ के जा रहे हैं। तो 2.5 लाख जो फॉलोअर्स हैं उनके ऊपर जब आपके ज़्यादा फॉलोअर्स हो जाते हैं तो आई थिंक रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ जाती है कि आप ऐसा कैसा कंटेंट बनाओ। पहले तो सोचती नहीं थी क्या कंटेंट डाल रही हूँ, ठीक है, अब बहुत सोचना पड़ता है कि क्या कंटेंट डालूँ। अब जैसे मैंने स्ट्रैटेजी और ये सब चीज़ें बताना चालू की, कोई बोलता है कि आप डाइटिशियंस के लिए बताओ, कोई बोलता है आप छोटे जिनका बिजनेस है सिर्फ कपड़ों का उनके लिए बताओ। तो हर किसी को केटर करने की इच्छा भी है और करें कैसे उतना उसका स्ट्रेस भी रहता है कि यार क्या कंटेंट बनाए कि मैक्सिमम लोगों को हेल्प मिले। दूसरी चीज़ बहुत डीएम्स आते हैं, ठीक है, और हर किसी को ना आप डीएम पे रिप्लाई नहीं कर पाते हैं। और अगर आप अपनी सर्विसेज बेचते हो वहाँ 1-on-1 तो लोगों को लगता है ले पैसे के लिए बैठी हुई है। तो वो भी एक है कि आप हर किसी को खुश कैसे करो। हाँ वो तो है। कंटेंट अब मेन बात है कि टाइम भी तो बहुत लिमिटेड है। अब हर एक बंदे को रिप्लाई करना, हर एक चीज़ को मैनेज करना, वो तो फिर भी मैं कोशिश करती हूँ सुबह और रात में मैं टाइम निकाल के आधा घंटा। और ना सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या होता है, आप लोगों को रिप्लाई करने जाओ और फिर वो स्क्रोलिंग में फंस जाते हो और वो स्क्रोलिंग में पूरा टाइम वेस्ट हो जाता है। तो मैं फिर भी कोशिश करती हूँ कि मैक्सिमम जितने लोग हैं उनको हेल्प कर पाऊँ, बट फिर लोग फॉर ग्रांटेड भी बहुत लेने लगते हैं। मुझे लोग बहुत डांटते हैं कि आकृति आपके 2.5 लाख फॉलोअर्स हैं, आप लोगों को रिप्लाई क्यों करते हो।
क्योंकि उन्हीं के कारण मैं हूँ, उन्हीं ने मुझे बनाया है, तो आई थिंक इट्स माई रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मैं उनको रिप्लाई करूँ। मुझे आप ये बताओ एक चीज़ कि कंसिस्टेंसी कैसे मेंटेन करके आप इतना रखते हो लॉन्ग टर्म के लिए, क्योंकि मैं खुद भी बहुत चीज़ें स्टार्ट किया था और जब अदर चीज़ों में इन्वॉल्व हो जाता हूँ कंसिस्टेंसी ब्रेक हो ही जाता है, तो उस चीज़ को कैसे मेंटेन करके रखा जाए? देखो ये मेरे साथ भी होने लगा था, जब क्लाइंट ज़्यादा आने लगते हैं तो अपना ही कंटेंट सबसे पहले पीछे हो जाता है, ठीक है, और फिर आपकी ग्रोथ रुक जाती है। तो मैं नोशन मेरे लिए वही वो भगवान की दी हुई देन है जो मुझे किसी ने बता दिया और मैंने उसको ट्राई कर लिया। तो नोशन वॉज ऑल्सो लर्निंग कर्व ना, मैंने 3 दिन लगाए सीखने के लिए कि क्या करना रहता है उसमें, कैसे बनाना रहता है सारी चीज़ें। तो नोशन में आप अगर देखोगे तो उसमें मैंने अपनी चीज़ें ईजी करके रखी हैं। अगर मेरे को एक बड़ा मतलब गुड प्रॉपर रिसर्च्ड कंटेंट अगर डालना है तो मैं दिन का 1 डालूंगी, नहीं तो एटलीस्ट मैं हफ्ते में 5 कंटेंट पीसेस तो डालूंगी। उसके अलावा मैं बी रोल्स, जो अपन रीड कैप्शन वाले बी रोल्स रहते हैं, या फिर कराउजल्स, क्योंकि कराउजल्स आर स्टिल ईजी टू मेक एंड अभी कराउजल्स आर वर्किंग बेटर देन रील्स, ठीक है। मुझे जो नॉन फॉलोअर्स का रीच, मतलब आप देखोगे बहुत सारे बड़े अकाउंट्स में नॉन फॉलोअर्स का रीच बहुत डाउन है और वही छोटे अकाउंट्स में नॉन फॉलोअर्स का रीच बहुत हाई है। तो मैंने क्या नोटिस किया, कराउजल्स में मेरे 90% नॉन फॉलोअर्स को जा रहा है, तो कराउजल्स आर वर्किंग वेरी गुड। तो मैंने अपने लिए चीज़ें ईजी करके रखी हैं कि मैं बी रोल्स, कराउजल्स और रील्स का मिक्सचर डालती हूँ, तो मेरे पास हमेशा कंटेंट रहता है। और नोशन में मैं ना एक दिन बैठ के पूरा बना के रखती हूँ ताकि मेरे पास कभी कंटेंट की कमी ना हो। तो उसके कारण, और बहुत सारे बी रोल शूट कर लेती हूँ, कुछ भी फालतू चीज़ कर रहे हैं आजकल तो रॉ चीज़ें अच्छी चल रही है ना, आप कुछ भी कर रहे हो, खाना बना रहे हो, कुछ भी बकवास कर रहे हो, रात में अकेले बैठे हो, आपने बना लिया वीडियो, आज डालने वाली हूँ, देखना उसमें मैं अंधेरे में बैठ के वीडियो बना रही हूँ। तो अब मैं वैसा करने लगी हूँ कि यार अब ज़्यादा सज धज के बैकग्राउंड सुंदर दिखा के फ़ायदा नहीं है, कंटेंट अच्छा बनाओ, लोग आपसे कंटेंट के लिए कनेक्ट कर रहे हैं। राइट, वैल्यू आप दो, जितना ज़्यादा वैल्यू दोगे लोग कनेक्ट करेंगे। राइट। मेरा एक और लास्ट सवाल आपसे है, उसके बाद ये पॉडकास्ट हम समाप्त करेंगे। हाँ जी। आप मेरे ऑडियंस को 3 ऐसे गोल्डन टिप्स बताओ जो अभी कंटेंट क्रिएशन स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे पहला, दूसरे को मत देखो रिसर्च करने के अलावा, ठीक है। उनकी जर्नी आपको नहीं पता है, उनने कब स्टार्ट किया। आज आप वरुण माया को देखते हो, आज आप बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे क्रिएटर्स हैं, इन्फ्लुएंसर्स हैं, आप उन सबको देखते हो। आप उनको देखो, वो 2012 2013 से मेहनत कर रहे हैं, अब वो पॉपुलर हैं 10-12 साल के बाद, और आप बस 2 हफ्ते में पॉपुलर होना चाहते हो, उनके जैसा बनना चाहते हो, तो वो नहीं हो पाएगा ना। उनने वो 10-12 साल में कितनी चीज़ें सीखी हैं जो उन्हें लगाई हैं, तब जाके वो आज ग्रोथ ये पा पाएँ। तो रिसर्च के लिए ज़रूर दूसरों को देखो, बट अपने आप को ना वो कंपैरिजन वाले उसमें मत डालो कि हम उसके जैसा करेंगे। अपना जो कंटेंट बना रहे हो, हर कंटेंट आपका लास्ट कंटेंट से बेटर होना चाहिए। सिर्फ अपने ऊपर ध्यान दो। वो घोड़ा होता है ना जिसको ऐसे लगा देते हैं, ठीक है, कि सीधा सिर्फ फोकस अपने गोल पे रहना चाहिए। वो गोल फिक्स करो और बस फोकस उधर होना चाहिए कि लास्ट वाला जो कंटेंट है उससे बेटर कंटेंट आज बनाऊंगा। और तीसरी चीज़, अगर आप विश्वास करोगे, एक गोल फिक्स करके जब आपने चाह लिया ना, वो कहते हैं ना, जब शिद्दत से चाहो तो पूरी कायनात आपको वो दिलाने में लग जाती है, वो चीज़ें होती हैं। मैं उसको मानती हूँ। आई बिलीव इन मैनिफेस्टेशन बहुत ज़्यादा, आप मानो या ना मानो, बट मैंने अपना पासवर्ड, हर जगह पासवर्ड मैंने लगा के रखा था जब मैं स्टार्ट किया था। मैंने 100K एट 2024 और मैंने 28 दिसंबर को मैंने 100K टच किया था। तो आप जब मैनिफेस्ट करते हो और उस पर विश्वास करते हो और वो घोड़े जैसे फोकस रखते हो ना, तो यू गेट इट। तो बस शिद्दत से चाहो एंड फिर पूरी कायनात लगाएगी आपके लिए दम। ओके, थैंक यू सो मच, आपने अपना टाइम दिया, मेरे को बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, ऑडियंस को बहुत मजा आया होगा। थैंक यू रोहित, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी।